चलिए स्टार्ट कीजिए। कपड़ा है पीछे क्या? चलिए हेडिंग दीजिएगा, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रश्न यहां पर यह पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके तहत करते हैं? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी विज्ञान की जो शाखा है, इसके तहत परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो लिखिएगा एक लाइन, एंजियोलॉजी नामक विज्ञान की शाखा में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इस परिसंचरण तंत्र में किसका परिसंचरण? तो रक्त का परिसंचरण। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, किस विज्ञान के तहत करते हैं? तो लिखिएगा, रक्त का अध्ययन, जबकि रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। जबकि रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। अब हीमेटोलॉजी में जो रक्त का अध्ययन होता है, तो रक्त की संरचना के साथ साथ रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनका भी अध्ययन इस हेमेटोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है। मैंने हेमेटोलॉजी में रक्त के साथ साथ रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं, उसका भी अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए परिसंचरण तंत्र जंतु शरीर में, परिसंचरण तंत्र जंतु शरीर में एक विस्तृत तंत्र होता है। एक विस्तृत तंत्र होता है जिसका कार्य शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना है। निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना है। मतलब ऊतकों के बीच में जो खनिज हो, लवण हो, प्रोटीन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी चीज का रिक्वायरमेंट होता है, वह पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये रक्त करता है। रक्त के ही माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर में चीजों को पहुंचाया जाता है। इसी को परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, करता है। जैसे पचे हुए पोषण पदार्थ
हम जो भोजन करते हैं, भोजन के बाद जब भोजन पचता है और पचने से जो हमको पोषण पदार्थ प्राप्त होता है, उसी पोषण पदार्थ से हमारे शरीर का निर्माण होता है या हमारे कोशिका का विकास होता है। नहीं तो वो जो पोष्य पदार्थ है, उस पोष्य पदार्थ को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रक्त करता है। ठीक, तो पोषण पदार्थ, ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, इसके माध्यम से कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? रक्त पहुंचाएगा। हम जो श्वसन के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हमारे कोशिका के पास से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन लाएगा? तो रक्त लेके आएगा। तो लिखिए अगला, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हार्मोन्स, यूरिया। कल हम लोग देखे हैं यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो यकृत में जब यूरिया बनता है तो क्या यकृत में जमा रहता है या फिर बाहर निकल जाता है? तो फिर वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है? नहीं, तो यूरिया इत्यादि हो गया। बस नेक्स्ट पॉइंट। जंतुओं में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। जंतुओं में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक खुला परिसंचरण तंत्र जिसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा हो गया बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले खुले परिसंचरण तंत्र के बारे में लिखिएगा दो लाइन। देखिएगा, यह परिसंचरण तंत्र खुला में, यह परिसंचरण तंत्र उत्तक द्रव्य एवं रक्त में भरे असीमित पात्रों का बना होता है। बना होता है जो सब मिलकर हीमोसील, जो सब मिलकर हीमोसील नामक गुहा का निर्माण करता है। हाँ, हीमोसील नामक गुहा का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, तथा इसका तरल पदार्थ जो इसमें लिक्विड है, तथा इसका तरल पदार्थ हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण लाल नहीं होता है। मतलब इसका जो तरल पदार्थ है वो लाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। यानी कि रक्त का रंग जो लाल होता है, वो लाल होने के पीछे मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्लियर? नहीं होता है। नेक्स्ट वन, अतः इस तरल पदार्थ को हीमोलिम्फ इस तरल पदार्थ को हीमोलिम्फ कहा जाता है। पूछेगा कि हीमोलिम्फ में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है या नहीं? नहीं होता, इसलिए तो हीमोलिम्फ कहलाता है। नेक्स्ट बात,
खुले परिसंचरण तंत्र के तहत, खुले परिसंचरण तंत्र के तहत अधिकांश आर्थ्रोपोडा तथा सिफलोपोडा जगत के जंतु आते हैं। ठीक है, बस। अब दूसरा लिखिएगा, बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिएगा, इस तंत्र में रक्त का बहाव नलिकाओं में होता है। रक्त का बहाव नलिकाओं, धमनी और सीना जो आपका बना हुआ है यही नलिका है जिसके माध्यम से रक्त बह रहा है। नहीं, रक्त का बहाव नलिकाओं में होता है जो शरीर के ऊतकों के साथ, जो टिश्यू है शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जो ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है। अतः रक्तों का आना और जाना सिर्फ नलिकाओं के द्वारा होता है। सिर्फ नलिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह की प्रक्रिया एनीलिडा और कार्डेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। क्या के जीवों में पाया जाता है? कार्डेटा संघ के जीवों में पाया जाता है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में क्या होता है तो लिखिएगा, मनुष्य में, अगला पॉइंट बनाइए, मनुष्य में रक्त कैसे बहता है? नलिका के माध्यम से बहता है या ओपन रहता है? नलिका के माध्यम से। तो नलिका के माध्यम से बनेगा कि बंद परिसंचरण तंत्र होगा। तो लिखिएगा, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें दो प्रकार के तंत्र पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। मनुष्य में दो प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। जैसे पहला, एक को रुधिर कहते हैं, रक्त, ब्लड, एक को रुधिर कहते हैं, जबकि दूसरे को लसिका। एक को ब्लड कहा जाता है, रक्त कहा जाता है, जबकि दूसरे को क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मानव परिसंचरण तंत्र को, अगला पॉइंट बना के, मानव परिसंचरण तंत्र को मानव परिसंचरण तंत्र को दो तंत्रों में बांटा जाता है। इसका कपड़ा क्या हो गया सर? दो तंत्रों में बांटा जाता है। पहला, रुधिर परिसंचरण तंत्र,
रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका तंत्र। लसिका तंत्र, जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट होता है बीमारी के जांच के लिए और उससे अगर बीमारी क्लियर नहीं होता है तब जाके लसिका का जांच होता है। तो लसिका के जांच होने के बाद फिर दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति किस रोग से वास्तविक रूप से ग्रसित है। ठीक है, ये थोड़ा बन जाता है, इसलिए पहले नहीं होता है, पहले इसी से डॉक्टर काम चला लेता है। अब हेडिंग दीजिए रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिएगा 2 लाइन इसके बारे में। देखिए, इसे मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र को इसे हृदय संचरण तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हृदय के माध्यम से संचरण होता है, इसलिए इसको हृदय संचरण तंत्र भी कहा जाता है। क्योंकि रक्त को नलिकाओं में पंप करने का कार्य हृदय करता है। क्योंकि हृदय जब पंप करेगा तो रक्त जो है आपका आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे पानी घर में टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर लगा रहता है, उसी तरह से शरीर में जितनी भी नलिकाएं हैं उन तमाम नलिकाओं में रक्त को पहुंचाने के लिए जो मोटर है वो क्या है, हमारा हृदय है, हार्ट है। जब यह पंप करेगा, नहीं कहते ना कि धक धक करता है, धक धक क्या है, वही पंपिंग है इसका। ये जो धक धक करता है इससे कुछ आवाज भी आता है, क्या कहते हैं इसको, लव और डब। लव डब, लव डब का यहाँ से आवाज आता है। डॉक्टर जो सुनता है लगा के स्टेथोस्कोप, उसमें उसको यही सुनाई देता है कि लव बोल रहा है कि डब बोल रहा है। हृदय करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र, पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने किया था भाई, तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रुधिर यानी रक्त, ब्लड। दूसरा हृदय, इसी में देखा जाएगा कि किसका दिल कैसा है, पिंक कलर का है कि ब्लैक कलर का है, नहीं काला है कि लाल है, साफ है कि मैला है। हो गया, एक हो गया रुधिर, दूसरा हो गया हृदय और तीसरा रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां, इसी में सीधा और धमनी की हम लोग चर्चा करेंगे। अब हेडिंग दीजिएगा रुधिर, ब्लड, रक्त। अब लिखिए रुधिर। अब भाई रुधिर है क्या, ब्लड है क्या, ये कई एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि रुधिर रक्त के विषय में क्या सही है। तो लिखिएगा रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड एक टिश्यू है, कैसा, तो संयोजी, जोड़ने का काम करता है यह। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो संपूर्ण बाह्य कोशिकीय तरल का, जो संपूर्ण बाह्य कोशिकीय
यानी कोशिका के बाहर में जितना भी लिक्विड है, तरल पदार्थ है शरीर में हमारा, कोशिकीय तरल का 30 से 32% होता है। 30 से 32% होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर की उत्पत्ति, रुधिर पहले जन्म कहां से लेता है शरीर में? रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की, जब भ्रूण अवस्था में रहता है बच्चा, तो भ्रूण के मीलोडर्म, भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो जब भ्रूण अवस्था में होता है तो भ्रूण अवस्था में मीलोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर लाल रंग का, रुधिर लाल रंग का एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। रुधिर लाल रंग का एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो जल से भारी, जो जल से भारी, जल से भारी एक क्षारीय पदार्थ होता है। क्षारीय पदार्थ, इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय हो गई। क्षारीय पदार्थ होता है क्योंकि रक्त का पीएच मान, क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नहीं, 7 अगर होता है किसी भी वस्तु का पीएच मान तो क्या होगा? न्यूट्रल। यहां से प्लस हो या यहां से माइनस हो, यानी 7 से कम अगर होता है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। और 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में औसतन रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। यही रक्त जब कम जाता है शरीर में, खास करके महिलाओं के शरीर में, तो कौन सी बीमारी होगी? कमजोरी तो होबे करता है। बीमारी का नाम क्या है? एनीमिया। नहीं, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। अब अक्सर क्वेश्चन में आप देखते हैं पूछा जाता है कि एनीमिया के रोगी के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? नहीं, तब किसकी कमी होगी? वो आयरन की कमी होगी कि स्टील की कमी होगी कि कोयला की कमी होगी? इसकी चर्चा इसी जगह हो जाएगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, औसतन 5 से 6 लीटर होता है, जबकि स्त्रियों में 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है पुरुष की तुलना में। इसलिए नाक पर गुस्सा रहता है। नहीं, 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होगा? शरीर में उसके कुल वजन का, उसके कुल वजन का 7 से 9%, 7 से 9% रक्त की मात्रा होती है। जबकि एक पुरुष की तुलना में, जबकि एक पुरुष की तुलना में महिला में
एक पुरुष की तुलना में महिला में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है, लीटर में आधा। ठीक है। अब यदि मनुष्य बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया जिसके कारण शरीर से रक्त का स्राव हो गया, रक्त बाहर बह गया, तो एट ए टाइम जो रक्त चाहिए शरीर को, तो उसके लिए हम लोग ब्लड बैंक जाते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करके रखा जाता है। तो ब्लड जो स्टोर होता है वहाँ, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है, लिखिएगा। ब्लड बैंक में रक्त को यानी ब्लड को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब ये जो रक्त होता है, ये रक्त में होता क्या क्या है, या इस रक्त का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो लिखिएगा, रक्त दो प्रकार के पदार्थों के मिलने से बनता है। रक्त दो प्रकार के पदार्थों के मिलने से बनता है। पहला प्लाज्मा, और दूसरा रुधिर कणिका। ब्लड कर्पकस जिसको बोलते हैं, प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिका। ठीक है, अब हेडिंग दे दीजिएगा प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा रक्त का एक अजीवित, मतलब जीवित नहीं होता है, एक अजीवित तरल भाग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के रुधिराणु, यही है ब्लड कर्पकल्स, विभिन्न प्रकार के रुधिराणु ब्लड कर्पकल्स तैरते रहते हैं। रुधिराणु तैरते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तरल उत्तक। कहे तो क्या, रक्त क्या है, तरल उत्तक है। तो तरल उत्तक का आधारभूत पदार्थ तरल अवस्था में होता है। आधारभूत पदार्थ तरल अवस्था में होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा की खोज चार्ल्स रिचर्ड ड्रॉ नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। चार्ल्स रिचर्ड ड्रॉ नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का हल्के पीले रंग का साफ पारदर्शक, मतलब आर पार दिखेगा आपको, पारदर्शक तथा अंतराकोशिकीय
तथा अंतराकोशिकीय तरल होता है। कोशिकीय तरल होता है जिसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय की क्षारीय? प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि रक्त का भाग है, तो रक्त की प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा कुल रक्त का 60% भाग होता है। प्लाज्मा कुल रक्त का 60% भाग होता है। प्लाज्मा कुल रक्त का कितना परसेंट? 60% भाग होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अभी 60% में क्या होता है? लिखिएगा, प्लाज्मा में 90%, 60% का 90% जल यानी पानी, इसीलिए कहा जाता है कि पानी खूब पीजिए। 90% जल, 7% प्रोटीन, 7% प्रोटीन, 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.9% लवण तथा 0.1% ग्लूकोज होता है। 1% ग्लूकोज होता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा के शेष भाग में जो शेष बच गया 9, 90, 7, 97 या 1, 98, लगभग 2% बच गया। तो लिखिएगा, प्लाज्मा के शेष भाग में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। शेष भाग में कार्बनिक तथा अकार्बनिक। बलराम वो क्या है कर वो बोला हमारा है ला वो नहीं चाहिए वो ला क्या लिखे हैं? शेष प्लाज्मा के शेष प्रतिशत भाग में कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्लाज्मा प्रोटीन्स, हार्मोन्स, गैस इत्यादि का संवहन करता है। संवहन करता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको लेके जाता है, करता है तथा इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि प्लाज्मा में ही प्रतिरक्षी प्लाज्मा में ही प्रतिरक्षी पदार्थ एंटीबॉडीज पाया जाता है। प्लाज्मा में ही प्रतिरक्षी पदार्थ एंटीबॉडीज पाया जाता है। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट, अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और दूसरा सोडियम क्लोराइड NaCl,
मुख्य रूप से पाया जाता है। ये दोनों क्या हो गया? अकार्बनिक पदार्थ। तो कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाने वाला ये अकार्बनिक पदार्थ है, पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह लवण प्लाज्मा के अम्लीय प्रभाव को दूर कर उसे हल्का क्षारीय बनाता है। मतलब यही अकार्बनिक पदार्थ के कारण प्लाज्मा जो है अम्लीय न होकर क्या होता है? क्षारीय हो जाता है, उसे हल्का क्षारीय बनाता है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट, इन लवणों के अलावे प्लाज्मा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी, ऑक्साइड जैसी गैसें भी घुली हुई रहती हैं। प्लाज्मा में ही सब मिला हुआ है, घुली हुई रहती है। ठीक है, अब हेडिंग दे दीजिएगा, प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रमुख पदार्थ। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रमुख पदार्थ, पहला रुधिर प्रोटीन्स। पहला रुधिर प्रोटीन्स। लिखिएगा, डैश देखिए इसमें। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन तथा प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। चलो क्या तो प्रोटीन है, नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कौन कौन प्रोटीन हो गया? पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा एल्बुमिन, तीसरा ग्लोब्यूलिन और चौथा प्रोथाम्बिन। प्लाज्मा में 4 तरह के प्रोटीन हो गए, पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा एल्ब्यूमिन, तीसरा ग्लोब्यूलिन और चौथा प्रोथाम्बिन। नेक्स्ट पॉइंट, इन सभी प्रोटीन्स का निर्माण, जो चारों प्रोटीन का नाम हम लोग अभी देख रहे हैं, इन सभी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में का निर्माण यकृत में होता है। यकृत कहे तो लीवर में होता है, तथा प्लाज्मा के जल में का कितना परसेंट मात्रा जल का है? 90%, सबसे ज्यादा जल है। तथा प्लाज्मा के जल में कोलाइड्स के रूप में पाया जाता है। कोलाइड्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अब फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन ही जो है वह ब्लड को जमने में मदद करता है। रक्त जो जमता है उस रक्त को जमने में मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बना के, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन रक्त को जमने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में।
रक्त का थक्का कितना देर में बन जाता है? रक्त का थक्का जो है वो सामान्यतः 3 से 5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। इसीलिए देखिएगा जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उससे पहले उसका ब्लड टेस्ट होता है, ठीक? तो ब्लड टेस्ट में यह भी टेस्ट किया जाता है कि रक्त का जो थक्का है, रक्त कितना देर में जमता है, यानी कि रक्त का बहाव कितना देर में रुकता है। नहीं ऐसा तो ना हो कि डॉक्टर उसमें कैंची लगाए और पता चले कि रक्त बहना शुरू हो गया और रुके नहीं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो लिखिएगा, प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी से, प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी से पैरों तथा हाथों में सूजन, देखिएगा हाथ फूल जाएगा, पैर फूला हुआ रहेगा, पैरों तथा हाथों में सूजन जल के जमा होने से होता है। जैसे प्रोटीन कमेगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जल की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही आपका हाथ पैर जो है वो फूल जाएगा। मात्रा, जल की मात्रा जमा होने से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक 70 से भी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन का पता लगाया जा चुका है। अभी तक 70 से भी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन का पता लगाया जा चुका है। अब ये प्रोटीन होता क्या है? हम लोग बहुत प्रोटीन कर रहे हैं, नहीं, प्रोटीन क्या होता है? तो लिखिएगा, प्रोटीन उच्च अनुभार वाले यौगिक होता है। उच्च अनुभार वाले यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मूल तत्वों के रूप में उपस्थित रहता है। मूल तत्वों के रूप में उपस्थित रहता है। नहीं, तो प्रोटीन मुख्य रूप से क्या हो गया? उच्च अनुभार वाला यौगिक हो गया। प्रोटीन में मुख्य रूप से क्या क्या चीज रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये मुख्य रूप से आपको प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन की उपस्थिति इसे कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन की उपस्थिति जब, मतलब प्रोटीन में नाइट्रोजन जब रहता है उस स्थिति में नाइट्रोजन की उपस्थिति इसे कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा से अलग करती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से अलग करती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा में नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है। नहीं होती है। हो गया? नेक्स्ट। अच्छा, प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में कितना परसेंट?
7%। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स रक्त में, ब्रैकेट में प्लाज्मा लिख लीजिएगा, रक्त में या रक्त का 7% भाग होता है, 7%। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त के थक्का बनने वाले या रक्त के थक्का बनने में, ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के थक्का बनने में मदद करने वाले कारक फाइब्रिनोजन, मदद करने वाले कारक फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन होता है जिन्हें, मतलब फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन को, जिन्हें प्लाज्मा से हटा देने के बाद, शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। मतलब कि प्लाज्मा में से प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, इस दोनों प्रोटीन को जब हटा लेंगे तो जो शेष प्लाज्मा बचेगा वो क्या कहलाएगा? वही सीरम कहलाएगा। दूसरा, अब प्रोटीन्स के बाद दूसरा लिखिए लवण। देखिएगा, प्लाज्मा में लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड NaCl, तथा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट NaCO3, लवण के रूप में क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड NaCl और दूसरा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 पाया जाता है। हो गया लवण। अब तीसरा लिखेंगे खाद्य पदार्थ, फूड सब्सटेंस। प्लाज्मा में पाया जाने वाला खाद्य पदार्थ क्या रहता है? फूड सब्सटेंस के रूप में। देखिए, प्लाज्मा में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में, पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में ग्लिसरॉल, एमिनो अम्ल, विटामिन्स तथा ग्लूकोज, इत्यादि पाया जाता है। खाद्य पदार्थ के रूप में क्या क्या हो गया? ग्लिसरॉल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा विटामिन्स और चौथा ग्लूकोज। ये प्लाज्मा में खाद्य पदार्थ, फूड सब्सटेंस के रूप में पाए जाते हैं। चौथा हार्मोन, प्लाज्मा में हार्मोन भी उपस्थित रहता है। हार्मोन को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम, संवहन का काम प्लाज्मा ही करता है। लिखिएगा, प्रायः सभी प्रकार के हार्मोन जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, माने शरीर के अंदर में जो ग्लैंड है उसके द्वारा जो सेक्रेशन होता है हार्मोन का,
अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं रुधिर प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। मतलब कि जितने भी हार्मोन हमारे शरीर के अंदर हैं उसमें से भी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं वे सारे के सारे हार्मोन्स प्लाज्मा में ही रहते हैं। ग्रंथि हमारे शरीर में दो प्रकार का है, एक अंतःस्रावी और दूसरा बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो जो श्रवण का काम करते हैं वो स्रवित होने वाले पदार्थ शरीर के अंदर में ही रहते हैं, और बाह्य ग्रंथियों के द्वारा जो श्रवण होता है उससे निकलने वाला पदार्थ शरीर के बाहर आता है। जैसे माँ के स्तन से दूध का निकलना, ये स्तन क्या हुआ, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि हुआ। या शरीर से पसीना आया, नहीं तो पसीना भी बाहर क्यों निकला, तो ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण हो गया। बाकी जो हार्मोन है जो जिससे के कारण आपका बाल निकलता है, जिसके कारण हमारे शरीर का विकास होता है, जिसके कारण स्त्री और पुरुष में अंतर होता है, तो ये सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब लिखेंगे एंजाइम। एंजाइम लिखिएगा। प्लाज्मा में डायस्टेज और डायस्टेज प्लाज्मा में डायस्टेज, लाइपेज, प्लाज्मा में डायस्टेज, लाइपेज, ग्लूकोज, ग्लूकोलेज, लाइपेज के बाद ग्लूकोलेज, प्रोटीएज और ऑक्सीडेजेज प्रोटीएजेज और ऑक्सीडेजेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ये सब एंजाइम हैं। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन कौन हो गया, डायस्टेज, लाइपेज, ग्लूकोलेज, प्रोटीएजेज और ऑक्सीडेजेज। ये सब एंजाइम जो है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं। अगला गैस। प्लाज्मा में कौन कौन गैस है, गैस लिखिएगा। प्लाज्मा में पाए जाने वाला मुख्य गैस, प्लाज्मा में पाया जाने वाला मुख्य गैस ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। हाँ, घुली हुई मिला हुआ रहता है, घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बस। अब गैस के बाद लिखेंगे प्रतिजामक, एंटीकोगुलेंट। अब प्लाज्मा में जो प्रतिजामक के रूप में पाया जाता है एंटीकोगुलेंट, उसके बारे में जानेंगे। प्रतिजामक, एंटीकोगुलेंट। अब जैसे हम लोग पढ़े हैं कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है वह रक्त को जमने में मदद करता है। तो रक्त हमारा जम जाना चाहिए। जब रक्त में दोनों उपस्थित है, दही में आपने अगर जोरन मिला दिया तो दही को तो जम जाना चाहिए, लेकिन जोरन होने के बावजूद भी दही लिक्विड अवस्था में है, दूध। तो रक्त में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन
जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी उपस्थिति के बावजूद भी यदि रक्त नहीं जम रहा है, तरल अवस्था में ही अगर बह रहा है, तो क्यों बह रहा है? कुछ ना कुछ तो होगा। तो यही है प्रतिजामक या एंटीकोगुलेंट, जो रक्त को जमने नहीं दे रहा है। तो लिखिएगा, प्लाज्मा में हिपैरिन, प्लाज्मा में हिपैरिन नामक प्रतिजामक पाया जाता है, एंटीकोगुलेंट। प्लाज्मा में हिपैरिन नामक प्रतिजामक यानी एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जो रक्त परिसंचरण के समय, रक्त को वाहिनियों, रक्त वाहिनी जहां से रक्त बहता है, रक्त वाहिनियों या रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने नहीं देता है। जमने नहीं देता है। कई एक बार एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि जो हिपेरिन है, इस हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो लिखिएगा अगला पॉइंट बना के, हिपेरिन जो एक प्रतिजामक है, हिपेरिन जो एक प्रतिजामक एंटीकोगुलेंट होता है, का निर्माण यकृत में होता है, लीवर। सोचिए लीवर शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण ग्रंथि है, नहीं? अब फिर भी लोग इसको कुछ खा के इसका सत्यानाश किए हुए रहता है। इसलिए करोड़ों नहीं अरबों का शरीर है, या सुरक्षित रखिए, ठीक है। अब लिखिए प्रतिजामक के बाद अगला पॉइंट, एंटीबॉडी और एंटीजेंस। प्लाज्मा में ये भी पाया जा रहा है, एंटीबॉडी और एंटीजेंस। लिखिएगा, प्लाज्मा में पाया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, एंटीबॉडी और एंटीजेंस। प्लाज्मा में पाया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, जो शरीर को आंतरिक रूप से, मजबूत बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडी तथा एंटीजेंस। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडी तथा एंटीजेंस के ही आधार पर मनुष्य में पाए जाने वाले रक्तों का वर्गीकरण किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड, 4 ग्रुप में ब्लड को जो हम लोग बांटते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप है ना। ये चारों ग्रुप के बांटने का जो आधार है वह यही है, एंटीबॉडी और एंटीजेंस। इसी की उपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा आगे होगी, ठीक है। और अगला, उत्सर्जी पदार्थ। मतलब उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसको उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता हो, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। देखिए, रुधिर प्लाज्मा में यूरिया का निर्माण हो रहा है, यकृत में। अमोनिया कहाँ बन रहा है? यकृत में। तथा यूरिक अम्ल, जैसे उत्सर्जी पदार्थ घुली हुई अवस्था में पाया जाता है।
जैसे उत्सर्जी पदार्थ घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट। प्लाज्मा में पाया जाने वाला लवणों में सोडियम तथा क्लोराइड मुख्य रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक अणु होते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक अणु होते हैं। इसके अलावे बाइकार्बोनेट तथा फॉस्फेट भी कम मात्रा में होता है। फॉस्फेट भी कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट। अकार्बनिक लवण को, अगला, अकार्बनिक लवण को कभी कभी रुधिर विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट घट भी मानते हैं, जिनकी सांद्रता को होमियोस्टेसिस जिसकी सांद्रता को होमियोस्टेसिस द्वारा वृक्क यानी किडनी द्वारा वृक्क बनाए रखता है। वृक्क बनाए रखता है। हो गया? बस ये आपका था प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ। अब लिख लीजिए प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के कार्य। पहला, यह ऊष्मा के परिवहन में सहायता करता है। ऊष्मा, अब ठंडा के दिन में आप घूरा तापने, आग तापने के लिए बैठते हैं नहीं, आग के सामने हाथ इस तरह से रखते हैं और पूरा शरीर गर्म हो जाता है। नहीं, आग के सामने हम लोग हीटर के सामने हाथ रखे तो गर्म क्या हुआ? पूरा शरीर गर्म आपको महसूस होने लगा। यानी कि शरीर के अंदर जो ऊष्मा का जो संचरण हुआ, ये किसके माध्यम से हुआ? ब्लड के माध्यम से। और वो भी ब्लड में किसके माध्यम से? तो प्लाज्मा के माध्यम से। तो लिखिएगा, पहला, प्लाज्मा ऊष्मा के परिवहन में सहायता करता है। प्लाज्मा ऊष्मा के परिवहन में सहायता करता है। दूसरा, यह प्रतिरक्षी तंत्रों के निर्माण में सहायता करता है। मतलब बीमारी से लड़ने के लिए जो तंत्र है, उस तंत्र को बनाने में यह सहायता करता है। प्रतिरक्षी तंत्रों में के निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट, यह रुधिर पीएच पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, रुधिर पीएच का नियमन एवं रख रखाव करता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह रुधिर हानि से बचाव करता है। यह रुधिर हानि से बचाव करता है। तो प्लाज्मा का काम क्या क्या हो गया? पहला,
ऊष्मा के परिवहन में सहायता करना। दूसरा, प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में सहायता करना। तीसरा, रुधिर पीएच का नियमन और रख रखाव करता है। और चौथा, रुधिर हानि से बचाता है। ये हो गया प्लाज्मा का कार्य। अब हम लोग जो देखे हैं मुख्य रूप से रक्त में क्या क्या चीज, तो प्लाज्मा और रुधिराणु। नहीं, तो प्लाज्मा का काम कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग दे दीजिएगा रुधिराणु अथवा कणिका, ब्लड कर्पकल्स। रुधिराणु अथवा कणिका लिख के हेडिंग देकर छोड़ दीजिए।